सो हेलो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो, ये जो वीडियो है दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज प्लांट फिजियोलॉजी। 11th क्लास की जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। फोटोसिंथेसिस हम लोग कर चुके, रेस्पिरेशन हम लोग कर चुके। अब हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे क्या? सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या, व्हाट वी सी इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ में देखेंगे कैसे एक प्लांट जाइगोट बनता है, फर्टिलाइज होता है, उसका वो जाइगोट डेवलप होता है मैच्योर प्लांट में थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उस मैच्योरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। जिससे क्या बनता है? रूट बनता है, लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, और बाद में सब अपने फंक्शंस करते हैं और एक दिन इवेंचुअली प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये पूरी लाइफ स्पेन क्या कहलाती है कि नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है लाइफ स्पेन। इस लाइफ स्पेन को अचीव करने के लिए प्लांट को ग्रो करना पड़ेगा। ग्रो करने के बाद डिफरेंशिएट होना पड़ेगा। अब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दो अलग अलग वर्ड है, कुछ लोग इसे सेम समझते हैं। तो कब ग्रोथ बोली जाएगी और कब डिफरेंशिएशन बोला जाएगा वो भी हमें इसी चैप्टर में समझ में आया समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, फिर हम देखेंगे कि प्लांट की डिफरेंशिएशन, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक? ग्रोथ। तो व्हाट इज ग्रोथ? सो ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज। कैसा? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, या उसका कोई और उसके, या फिर उस ऑर्गन का कोई पार्ट या कोई इंडिविजुअल सेल भी, पर होना कैसा चाहिए? इरिवर्सिबल, मतलब वो दोबारा नॉर्मल नहीं होना चाहिए। एक बार चेंज हो गया तो हो गया। अब किसी भी काम करने में क्या होता है? पैसा खर्च होता है, ताकत लगती है, जान लगती है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, क्या खर्च होगी? एनर्जी खर्च होगी। कोई भी काम होता है तो उसमें मेहनत लगती है ना, चाहे पैसों से लगे चाहे शरीर से लगे, काम होती है तो मेहनत लगती है। तो इसमें कैसी होती है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड कंज्यूम्स एनर्जी। अब हम देखते हैं जो सेकंड पॉइंट है, इसमें कहता है कि प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट? द वर्ड इनडिटर्मिनेट मीन्स जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसको हम, इनका मतलब आ गया कि जो नहीं हो सकता। क्या? डिटरमाइन नहीं हो सकता, है ना। आप बता नहीं सकते कि इतना ही ग्रो करेगा, क्योंकि प्लांट ऑलवेज बिकॉज प्लांट कॉन्टिन्यूसली ग्रोज थ्रू आउट हिज लाइफ। प्लांट ग्रो कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेरिस्टम। किसकी वजह से? मेरिस्टम्स की वजह से। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। इन सेल्स में कैपेसिटी होती है लगातार डिवाइड करने की। डिवाइड करेंगे तो मतलब ग्रोथ होगी, है ना। तो द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडिड टू द प्लांट बॉडी बाय मेरिस्टेमेटिक सेल इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो वो ग्रोथ जिसमें हमेशा नई सेल ऐड हो रही है मेरिस्टम से, क्या कहा जाता है उसे? ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। कौन सी सेल होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल, जो हमेशा क्या होती है? ग्रो होती है। लाइफ कैसी है? प्लांट की ग्रोथ कैसी है? इरिवर्सिबल है, परमानेंट है और कॉन्टीन्यूअस है। किसकी वजह से? मेरिस्टम की वजह से। मेरिस्टेमेटिक सेल कैसी होती है? कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती है। कैसी कैपेसिटी होती है? कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट की। अब ग्रोथ दो तरह की होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी का मतलब लंबा होना, सेकेंडरी का मतलब चौड़ा होना, ठीक है। तो लंबे का मतलब अभी एक बीज है ना, दिस इज अ सीड। पहले तो लंबा होगा, तो ऊपर गया तो शूट मतलब स्टेम, नीचे गया तो रूट, और वही जब गिर्थ में बढ़ेगा मतलब चौड़ा होगा पेड़ तो क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ। तो पहले हम क्या देखेंगे? प्राइमरी ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ इट अकर्स ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। वही बात, ये है स्टेम। ऊपर की तरफ जो मेरिस्टम है वो कौन सी? मेरिस्टम कौन सी सेल है? जो ग्रो करती है कॉन्टिन्यूसली। तो ऊपर की तरफ वाली को क्या कहा जाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि शूट बनाएगी, शूट मतलब स्टेम। नीचे वाली भी कौन सी है? रूट एपिकल मेरिस्टम, है ना। यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम है, यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम। तो शूट बनेगी और रूट तो ग्रे कलर की होती है, तो चलो ग्रे कलर ले लेते हैं, और ये रूट बनाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम, दिस इज कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टम, सैम रैम, ठीक है। इट कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग द एक्सिस। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स इट अकर्स ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। अब दोनों साइड एक और स्पेशल मेरिस्टम होती है,
इधर और इधर, ये इधर की तरफ ग्रोथ करवाएगी और ये इधर की तरफ ग्रोथ करवाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम, इसको वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये सब चीज़ें होती हैं। इट कॉजेज द इंक्रीज इन द गर्थ, का मतलब होता है चौड़ाई, गर्थ में बढ़ाएंगी। अब अगली बात कहता है कि क्या ग्रोथ मेजरेबल है, क्या ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, तो देखते हैं। सो लेट्स सी, एट सेलुलर लेवल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये एक छोटी सेल है, इसके अंदर क्यों छोटी है, क्योंकि इसके अंदर क्या कम है, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है ये कम है। यही सेल आगे बढ़ी, बड़ी हो गई, क्यों हो गई, इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म बड़ा हो गया। तो सेलुलर लेवल पे ग्रोथ किसे डिटरमाइन किया जाता है कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कितना है, ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म तो बड़ी सेल, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पैरामीटर लाइक इंक्रीज इन द फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। कैसे, फ्रेश वेट, सूखने के बाद कितना वेट है, लेंथ कितनी है, एरिया कितना कवर कर रही है, वॉल्यूम कितना है और नंबर ऑफ सेल कितने, इसके बेसिस से हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, सेल नंबर में देखते हैं। सबसे पहले जो मेज होता है, मेज प्लांट, मेज की रूट एपिकल मेरिस्टम कैन प्रोड्यूस मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। तो नंबर का एग्जांपल क्या है, मेज। एक मेज की जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, मतलब जो रूट वाला पार्ट ग्रो करेगी मेज के, वो 1 घंटे में 17,500 सेल्स बना देती है। साइज़ की बात करें तो सेल्स इन वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। अगर ये एक सेल है तो कितने साइज में इंक्रीज हो सकती है, 3,50,000 गुना बड़ी हो सकती है वाटरमेलन की एक सेल। लेंथ में इकोलाई, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, एग्जाम्पल याद है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। 4th में सरफेस एरिया, ग्रोथ इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ, जो लीफ के जो वो होता है पत्ता, छोटा पत्ता, बड़ा पत्ता, तो क्या बढ़ गया, ये सरफेस एरिया ही तो बढ़ गया। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ, की ग्रोथ में फेजेस कौन कौन सी फेज होती हैं ग्रोथ की, तो बेसिकली 3 फेज है ग्रोथ की। मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें कौन सी सेल्स एक्टिव होंगी सबसे ज़्यादा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती हैं, सेल्स का नंबर बढ़ाती हैं। वो क्या करती हैं, सेल्स का नंबर। पर अगर मान लो कि सारी सेल्स एक ही साइज़ की होंगी तो कितना भी नंबर बढ़ा लो तो क्या ग्रोथ उतनी अच्छी हो पाएगी, नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज मेरिस्टेमेटिक। फिर अगर इलोंगेशन, अब ये जो सेल्स जो बड़ी हैं अब ये सेल्स लंबी होंगी, ऐसे अब ग्रोथ शुरू हुई ना, जब सेल्स लंबी होनी शुरू हुई। फिर मैच्योरेशन, अब ये सेल तो है बट ये सेल बॉडी में काम क्या करेगी, तो फिर ये उस पर्टिकुलर काम की वजह से जो उस काम इसको मिलेगा अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, उसके अकॉर्डिंग मैच्योर होगी कि बड़े होकर काम भी तो करना है, समझे। तो 3 फेजेस कौन से, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। मैंने तो MEM से याद किया था, MEM, मैम, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। सबसे पहले सेल बनी, फिर वो लंबी हुई, जैसे बच्चा पहले पैदा होता है, फिर उसकी हाइट बढ़ती है, फिर वो नौकरी पकड़ता है, बिल्कुल सेम। पहले सेल्स पैदा हुई, फिर ग्रो हुई, लंबी हुई, फिर उन्होंने एक स्पेशलाइज काम पकड़ा जिसे क्या कहा गया, मैच्योरेशन कहा गया। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हो रहा है, इट अकर्स इन द मेरिस्टम्स एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स। किसी भी कॉर्नर पॉइंट को लास्ट कॉर्नर पॉइंट को एपेक्स कहा जाता है। अगर ये सीड है तो दिस इज द रूट एपेक्स एंड दिस इज द शूट एपेक्स, जहाँ से ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होगी, यहाँ से तो नहीं होगी ना, टॉप मोस्ट पॉइंट होगा। तो रूट के लिए तो टॉप मोस्ट पॉइंट नीचे वाला होगा ना, उसकी ग्रोथ वैसी है ना, है ना। तो हेयर सेल्स हैव रिच प्रोटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई, सेल वॉल इज आर प्राइमरी। बार बार ग्रो कर रही है, अगर सेल वॉल थिक बन जाएगी तो बार बार ग्रो कर पाएगी, डिवाइड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो कैसी होती है सेल वॉल, प्राइमरी होती है, थिन होती है, पतली होती है, सेलुलोजिक होती है और प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शंस होते हैं प्रॉपर खूब सारे, क्योंकि उसको ग्रो करना है। हार्ड सॉलिड हो जाएगी तो ग्रो नहीं कर पाएगी। अब जो इलोंगेशन पार्ट है, सेकेंड फेज, इट अकर्स इन सेल प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट टू द टिप। अब जैसे कि एपेक्स पे जो थी वो तो ग्रोथ कर रही है ना, नंबर बढ़ा रही है, तो उसके पीछे वाली का तो नंबर अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नंबर बढ़ाने तो आगे चली गई। तो जस्ट बिलो द टिप मेरिस्टेमेटिक जोन, कौन सा जोन आता है, जोन ऑफ इलोंगेशन आता है। ये सेल जो होती है इनके अंदर वैक्यूलाइजेशन होता है, इनका साइज बढ़ता है और नई सेल वॉल बनती है, क्योंकि अब इन्हें दोबारा ग्रोथ नंबर नहीं बढ़ाना है, अब इनको स्पेशलाइज होना है। तो अब इनको अपना कैसे, जैसे बॉडी इंसान क्या करता है, बच्चा पैदा होता है उसको खिलाया पिलाया जाता है ताकि बच्चा मजबूत हो,
है ना, बाहर जाए तो लड़ तो है ना, तो किसी आदमी कमज़ोर ना पड़े, तो बस वही वाली काम, नई सेल वॉल बनती है। फिर आता है तीसरा मैच्योरेशन। तो 3 कौन कौन सा हो गया, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। सबसे हल्का मेरिस्टेमेटिक, जल्दी जल्दी ग्रो होती हैं, टिप पे होती हैं, सेल वॉल प्राइमरी होती है, पतली होती है, सेलुलोज की होती है। इलोंगेशन में न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है ना, साइज बढ़ता है। अब मैच्योरेशन में अब भाई लंबी भी होगी, अब नौकरी पकड़नी है। इट अकर्स इन द सेल फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स। अब ये सेल अब देखा जाए तो जब तक तुम एक सेल मैच्योरेशन तक पहुंचेगी, मतलब उसने 3 फेजेस कंप्लीट करे, तब तक वो सेल कहाँ पहुंच चुकी होगी, एपेक्स वाली मेरिस्टेमेटिक वाली बहुत दूर पहुंच चुकी होगी, इसलिए तीसरा स्टेप है। डेट इज़ मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो इलोंगेशन की ज़्यादा पास होती है ये सेल्स, और मेरिस्टेम से दूर होती है। सबसे बाहर कौन सी होती है, मेरिस्टेम, उसके बाद आती है इलोंगेशन की सेल्स, फिर आती है मैच्योरेशन की सेल्स। ठीक है। द सेल्स अटेन मैक्सिमम साइज, यहाँ तक साइज बढ़ गया था, क्योंकि साइज तो कहाँ बढ़ रहा था, इलोंगेशन में बढ़ रहा था। इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मोडिफिकेशन, तो सेल जो है मैक्सिमम साइज अटेन कर चुकी है, वॉल एकदम प्रॉपर हो चुकी है, प्रोटोप्लाज्म बढ़िया हो चुका है, अब बिल्कुल तैयार है बाहरी एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए, है ना, नौकरी पाने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए। ये डायग्राम देख लो, ये था एक रूट, ठीक है। अब इसमें ABCD देखो क्या है, डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, ठीक है। सबसे पहले ए, जोन ABCD इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव द इलोंगेटेड मोस्ट, दिस इज द एपेक्स। तो ABCD में सबसे ज़्यादा इलोंगेशन है, दिख रहा है, लंबाई दिख रही है। अब यहाँ पे देखो, ये है जोन ऑफ इलोंगेशन। मैं दूसरा जोन दिखा देता हूँ, दिस इज द जोन ऑफ मैच्योरेशन। कम दिख रही है ग्रोथ, छोटी, और यहाँ पे लंबी दिख रही है, मतलब ये कौन सी सेल्स हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन की सेल्स हैं। ग्रोथ रेट, अब ग्रोथ रेट की ग्रोथ किस रेट पे हो रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि एक सिस्टमैटिक वे में हो रही है। इस बेसिस पे ग्रोथ 2 तरह की होती है, कौन कौन सी, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, ठीक है। द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम का मतलब हर 1 मिनट में कितना ग्रो हुआ है, इस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो द ग्रोथ रेट में भी अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक बहुत सिंपल है, इन दिस फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट मैच्योर। 1 से बनी 2 बनी, 2 में से एक ने बोला कि मैं तो करूंगी डिवीजन, ठीक है। इनमें से तो चलो अब अरिथमेटिक ग्रोथ देखते हैं। लीनियर कर्व मिलता है सबसे पहली बात, इसमें कैसे कर्व मिलता है, लीनियर। 3-4 बातें हैं। ग्रोथ होती 2 तरह की है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक का कर्व लीनियर होता क्या है, अगर एक सेल डिवाइड हुई 2 में, तो उसके बाद दोनों डिवाइड नहीं होंगी, एक डिवाइड होगी, दूसरी डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं इसको एक स्टेप ऊपर से बताता हूँ आपको, है ना। ओके, मान लो ये थी एक सेल, दिस वॉज द सेल, ये डिवाइड हुई 2 में, ठीक है। अब इनमें से सिर्फ एक सेल आगे डिवाइड होगी 2 में, और जो दूसरी सेल थी ये वाली, ये क्या हुई, डिफरेंशिएट हो गई। फिर इन दोनों में से ये आगे 2 में, और ये दोनों डिफरेंशिएट। फिर इनमें से ये 2 में, तो कांस्टेंट जा रहा है ना, 2 2 2 2, और ये तीनों डिफरेंशिएट। आ गया समझ में। ग्राफ कैसा होता है, लीनियर। मैथमेटिकली कैसे कहते हैं इसे, LT मतलब लेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू L0 लेंथ ऑफ टाइम 0 प्लस RT। R का मतलब क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट, वार्मथ कोफिशिएंट, ग्रोथ कोफिशिएंट, एंड T फॉर टाइम। तो L मतलब ग्रोथ, लेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ इनटू टाइम। आ गया समझ में। LT इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0 प्लस R कांस्टेंट ग्रोथ रेट इनटू टाइम। नाउ सी द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ग्राफ कैसा है, लीनियर है। ज्योमेट्रिकल में देखिए, हेयर बोथ द डॉटर सेल कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें वही सेम कहानी, ये थी एक सेल जिससे बनी थी 2, यहाँ पे आई 2, दोनों ग्रो कर जाएंगी,
इसने भी बनाए अपने 2, इसने भी बनाए अपने 2, अब ये बन गई 4। अब ये चारों अपने बनाएंगी तो 4 से कितनी हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8। अभी 8 से कितनी हो जाएंगी, 16, 8, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32। समझ गए। तो नंबर ऑफ कैसे हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, पर कब तक, अप टू अ टाइम। सो दिस ग्राफ इज सिग्मॉइड। सबसे पहले आएगा लैग फेज, फिर कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल। पहले थोड़ा 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 थोड़ा, फिर एकदम से देखा, और एक टाइम के बाद स्टेशनरी फेज आ जाएगा। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे साइज। तो लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज, 3 फेज होते हैं इसमें, लैग और लॉग। ये अगर लैग है तो लॉग की, इसको हम लॉग भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। इन मोस्ट द सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, देन फिर रैपिड वाली, पहले स्लो फिर एकदम से रैपिड, एंड व्हेन द न्यूट्रिएंट सप्लाई। अब लेकिन न्यूट्रिएंट तो लिमिटेड ही है ना, अब न्यूट्रिएंट मिलने बंद हो जाएंगे तो ग्रोथ कैसे हो जाएगी, धीरे धीरे रुकने लग जाएगी। रुकने के बाद एक समय के बाद कितनी हो जाएगी, एक समय के बाद मैक्सिमम उस न्यूट्रिएंट पे जितनी, उतने न्यूट्रिएंट पे जितनी मैक्सिमम हो सकती है, फिर उतनी चलेगी। सो द स्टेशनरी फेज। कर्व कैसा आता है, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं अनलिमिटेड नहीं है। सो दिस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, मोर रियलिस्टिक टाइप है। कौन सा, ज्योमेट्रिक। कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे, और ये वाली जो ग्रोथ है ये तब होगी जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सेम ज़ाइगोट डिवाइड हुआ, ज्योमेट्रिकल फेज आई, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से 16। तो ऊपर की तरफ कौन सी चली, अर्थमेटिक। नीचे की तरफ कौन सी चली, ज्योमेट्रिक। सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन, सेल नॉन कैपेबल ऑफ डिवीजन, दे हु लूज द कैपेबिलिटी। तो इसका जो इक्वेशन होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। W1 मतलब फाइनल साइज इज इक्वल टू साइज एट बिगिनिंग e की पावर RT, RY ग्रोथ रेट, T टाइम, और E टू बेस टू द सेम बात। Here R is the relative growth rate. It is also measures the ability of a plant to produce a new material, efficiency coefficient. Hence, the final size W1 depend on the initial size. क्यों? क्योंकि यह relative rate है growth का। Quantitative comparison between the growth can also be made by 2 तरीका। एक तरह होता है absolute growth rate, एक होता है relative। Absolute का मतलब कल इतना था, आज इतना है, ठीक है, हो गया absolute। Relative का मतलब कल इतना था, आज इसके मुकाबले इतना है। तो रिलेटिव ग्रोथ तो सिर्फ इतनी ही हुई ना, कल यहाँ था, आज यहाँ से यहाँ हो गया। तो रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई, रिलेटिव तो सिर्फ इतनी ही हुई ना, इसके अगर रिलेट किया जाए तो दिस इज एब्सोल्यूट, और रिलेशन में अगर की जाए तो रिलेटिव। तो देखते हैं मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल। हर बार इनिशियल से चेक करेंगे। जैसे डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। देखो ये पहले था 5, अब हो गया 10, डिफरेंस 5, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी, जितना था उसका डबल हो गया ना। अब ये कितना था 50, अब कितना है 55। ग्रोथ तो इसमें भी हुई है, पर क्या ये डबल हुआ उसके साइज में, नहीं। कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज दिस, दिस इज रिलेटिव ग्रोथ, दिस इज रिलेटिव ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ है ये, रिलेटिव ग्रोथ। एंड दिस इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्यों, जस्ट डबल्ड, वेरी माइन्यूट डिफरेंस। डिफरेंस दोनों में कितना है, इसमें भी 5 ही है, इसमें भी 5 ही है, पर ये एब्सोल्यूट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्जिन बड़ा था और यहाँ पे हमारे पास मार्जिन छोटा था। तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव कहलाएगा। तो कंडीशंस क्या क्या है, वाटर एसेंशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट, टर्जिडिटी ऑफ अ सेल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ, वाटर प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, वाटर जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर और लाइट। ऑक्सीजन कैसे जरूरी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी।
न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है, वरना सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटोप्लाज्म नहीं बन पाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रोथ मैक्सिमम होती है। अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर है, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर हम इससे कम भी जाएँ, इससे ज़्यादा भी जाए तो ग्रोथ क्या होगी, हैम्पर होगी। ये जो एक रेंज है टेम्परेचर की, दिस रेंज इज ऑप्टिमल रेंज। आ गया समझ में? लाइट, वही सेम बात, एक ऑप्टिमल लाइट पे ग्रोथ मैक्सिमम होगी, और जब हम लाइट को उससे ज़्यादा डेविएट करेंगे तो अफेक्ट आएगा। अब आते हैं ये 3 टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, आज तक सब इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, सब कंफ्यूज होते हैं, 2 मिनट में समझ जाएंगे। सबसे पहले स्पेलिंग्स, डिफरेंशिएशन, 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 तीनों सेम कैसे? नहीं, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो अलग हैं। डी, री, मैंने एक नौकरी पकड़ रखी है, सपोज कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपनी जॉब, मैं पैदा हुआ, स्कूल में पढ़ा, पढ़ के डॉक्टर बना, स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली मैंने, मैं है ना, बन गया ना, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर बन गया, मेरे पास एक काम है, मुझे एक काम आता है, मुझे एक काम असाइन किया गया है जो मैं करता हूँ रोज़, तो मैं कैसा हूँ, डिफरेंशिएटेड हूँ। मैंने उस काम को कल छोड़ दिया करना, मैं नहीं कर रहा वो काम, मुझे नहीं करना वो काम, मैं नहीं कर रहा डॉक्टर, मैं नहीं कर रहा प्रैक्टिस, तो डिफरेंशिएशन को मैंने छोड़ दिया, तो डी डिफरेंशिएशन। कुछ दिन बैठा, फिर देखा कि उतना पैसा तो कहीं और है ही नहीं जितना पैसा डॉक्टर बनने में है, जितना पैसा मेडिकल फील्ड में आप डॉक्टर बन के कमा सकते हो, और वो रिस्पेक्ट तो यार और कहीं तो मिल ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँगा? पैसा भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, फैमिली में रिस्पेक्ट, हर चीज़ मिल रही है, मज़ा तो था उस लाइफ में, तो डिग्री तो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं फिर से वो काम करूँगा, मैं फिर प्रैक्टिस पे आ गया। रीडिफरेंशिएशन, जब मैं दूसरी बार प्रैक्टिस पे आया तो रीडिफरेंशिएशन कहलाया, जब मैं पहली बार प्रैक्टिस पे आया था तो डिफरेंशिएशन कराया था, जब मैंने प्रैक्टिस छोड़ी थी तो वो डी डिफरेंशिएशन कराया था। आ गया समझ में? द प्रोसेस इन विच द सेल इन मेरिस्टम, नया नया था मैं, बिल्कुल बच्चा जवान, पहली बार डॉक्टर बना, एंड द कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन दिस सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म अंडर वो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। मुझे सिखाया गया, मुझे सर्जरी सिखाई गई, मुझे मेडिसिन सिखाई गई, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, मैंने ऐसी स्पेशलाइजेशंस ली जो बाकी सेल्स के पास नहीं थी। द कैपेसिटी टू सेल डिवीजन इज लॉस्ट, उसे सीखने के बाद तो भाई मुझे अब डॉक्टर बनना ना, डॉक्टर की पढ़ाई तो मैंने कर ली ना, तो अब मैं दोबारा तो 12th करने नहीं जाऊँगा, या दोबारा कुछ और पढ़ने जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, तो ख़त्म, कोई और अच्छा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरी उम्र निकल चुकी है। 35 ईयर्स में इंसान डॉक्टर बनता है, 34 ईयर्स में, उसके बाद क्या करेगा इंसान? लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म ट्रेकियल एलिमेंट, दे ऑल्सो एग्जाम्पल, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म ट्रेकियल एलिमेंट। अब जो ट्रेकिया होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ये तो क्या हम पैदा क्या शुरू में ही नहीं था ट्रेकियल सेल्स के पास, पहले था, पर वह स्पेशलाइज बनी, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म छोड़ा, क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नया करना था, उन्हें ट्रेकियल एलिमेंट बनना था, तो उन्हें कुछ आदतें छोड़नी पड़ेंगी ना, कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो जो चीज़ें छोड़ दी वो क्या दोबारा आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी। सेकेंडरी सेल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशन लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डी। लेकिन फिर 2-3 साल MBBS करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब लॉ पढ़नी है, मुझे अब लॉ पढ़नी है, कोई बात नहीं, मैं लॉ पढ़ूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ इस काम को, तो मैंने डी डिफरेंशिएट कर लिया खुद को, दोबारा फरिस्टम बनाई मैंने, दोबारा मैं कॉलेज गया और मैंने जाके लॉ पढ़नी शुरू करी। तो द डी डिफरेंशिएटेड सेल कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल दैट अगेन लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। फिर जाके मैंने LLB कर ली और अब मैं लॉ पढ़ के मैं वकील बन गया। तो मैंने दोबारा सब कुछ सीखा, दोबारा सारा काम करा, दोबारा डिवाइड हुआ, दोबारा मैच्योर हुआ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, लॉ। और जो दूसरा प्रोफेशन मैंने अपनाया वो क्या था? डी डिफरेंशिएशन। जरूरी नहीं है आया, पहले मैं डॉक्टर हुआ करता था, अब मैं लॉयर हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने सीखी और मैं डॉक्टर बना, दैट वाज डिफरेंशिएशन। फिर मैंने उस जॉब को छोड़ी, दोबारा पढ़ाई करी, दोबारा मैं सिस्टमैटिक हुआ, मैं दोबारा मैंने पढ़ाई करी, दोबारा मैं कॉलेज गया, दोबारा मैंने सब करा, दोबारा मैं मैच्योर हुआ, और इस बार जो नौकरी पकड़ी मैंने वो लॉयर की पकड़ी, तो अब मैं रीडिफरेंशिएटेड हो चुका हूँ। आ गया तीनों समझ में?
प्लांट ग्रोथ जो है ओपन टाइप की होती है, हमने ऊपर देखा था। इट इज़ इनडिटर्मिनेट, हम उसको नाप नहीं सकते, और डिटर्मिनेट कई बार नाप भी सकते हैं। डिफरेंशिएशन इज प्लांट इज ऑल्सो ओपन टाइप बिकॉज सेल टिश्यू अराइज आउट ऑफ सेम मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी। अरे सब लोग तो देखने बचपन में पैदा तो एक ही प्रोसेस से होते हैं, पर कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, तो सब हुए तो एक ही मेरिस्टम से, लेकिन सबकी मेच्योरिटी अलग अलग हुई, डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी। फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी ऑफ द सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल। कौन कहाँ पे है उससे भी तो डिपेंड करता है, आप कैसे एनवायरमेंट में रहे हो तो भी तो डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे। सेल पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट इनटू रूट एंड दोस पुशेस अप पेरिफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। जो बाहर की तरफ थे वो एपिडर्मिस बने, नीचे की तरफ थे वो रूट बने। अब देखेंगे हम डेवलपमेंट कि मेरिस्टम से सेल कैसे बनी, मैच्योरेशन कैसे आया। So this is called development. Okay. In this process, it is a process that includes all changes in life cycle of an organism from seed germination to senescence. So development. It is the process that includes all the changes in a life cycle of an organism, whether it is a plant or animal. पैदा होने से लेकर मरने तक जो भी होगा वो सब क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट। फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस, जर्मिनेट होने से लेके बुढ़ाने तक, बुढ़े होने तक। इट इज़ द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जितनी भी ग्रोथ हुई, जितनी भी डिफरेंशिएशन हुई, सब मिलाई क्या कहलाता है, सेनेसेंस। तो अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लाइन को। सबसे पहले पैदा हुआ बच्चा, तो सेल्स कैसी थी, सारी मेरिस्टेमेटिक थी। ग्रोथ हुई उनमें, डिफरेंशिएशन हुआ उनमें, और क्या बनी, मैच्योर सेल बनी। ग्रोथ ही के टाइम पे एक्सपेंशन इलोंगेशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, क्या बनी, मैच्योर सेल बनी। मैच्योर सेल फिर अपना काम करा, जो काम कर सकती थी, बूढ़ी हुई, मर गई, मर गई। अगर इसने डिफरेंशिएट कर लिया तो दोबारा क्या बन जाएगी, मेरिस्टम बन जाएगी। तो मेरिस्टमेटिक सेल में ग्रोथ हुई तो डिफरेंशिएशन हुई, तो फिर मैच्योरेशन हुई तो मैच्योर बनी, काम किया, बुढ़ाई, मर गई। अगर डिफरेंशिएट करके वापस चलेगी तो सेल ग्रोथ कहलाई। एक्सपेंशन इलोंगेशन एक ही बात है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। भाई अब प्लांट इंसान है, मोटा हो जाता है तो जिम करता है, पतला होता है तो प्रोटीन खाता है ना। दिखता है कि मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, हैंड राइटिंग ठीक करता है, तो वैसे प्लांट भी तो करता होगा ना एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ठीक, कि अरे ठंड है कपड़े पहन लेने चाहिए, गर्मी है तो कपड़े उतार देने चाहिए, है ना, फ़ैन करना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। वैसे प्लांट क्या करता है अपनी लाइफ में, क्या क्या चेंजेस करता है अपनी फेजेस में अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। फिर से, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ। फेज ऑफ लाइफ और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट डिफरेंट पाथवेज फॉलो करता है और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोफिली। फिली मतलब लीफ, तो हेट्रोफिली ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ, हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट। दो तरह के हमें पत्ते दिखते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब पत्ते, तो डिफरेंट पत्ते ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ। अलग फेज में, जब बच्चा था, जेवेनाइल था, तो अलग तरह के पत्ते थे, जब प्लांट मैच्योर हुआ तो उसमें अलग तरह के पत्ते उग गए। एक ये चीज़। दूसरा, एनवायरमेंट में अगर एनवायरमेंट ख़राब है तो अलग तरह के पत्ते हैं, और अगर एनवायरमेंट समर का है तो अलग तरह के पत्ते, और अगर एनवायरमेंट विंटर का तो अलग तरह के पत्ते। तो हेट्रोफिली ड्यू टू फेज, जेवेनाइल है अलग, एडल्ट है अलग, सेनेसेंस है अलग, और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट समर में अलग, विंटर में अलग। तो इनके हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। कॉटन, कॉटन इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोफिली इन फेज। कोरिएंडर एंड लाक्सपुर, कॉटन, कोरिएंडर एंड लाक्सपुर। तो मैंने CL से मैंने कोरिएंडर और लाक्सपुर याद करा था। कॉटन तो मुझे अपने आप पे होता था, फ्लो में कॉटन, कोरिएंडर, लाक्सपुर, कॉटन, कोरिएंडर, लाक्सपुर, कॉटन, कोरिएंडर, लाक्सपुर। द लीव्स ऑफ द जेवेनाइल प्लांट एंड द मैच्योर प्लांट आर डिफरेंट इन शेप। तो जेवेनाइल में दिखती हैं दो हर्ट बनता है, और जो एडल्ट है इसमें तो कुछ और ही बनता है। कुछ फर्क दिखा, कुछ फर्क दिखा। A एंड B, हेट्रोफिली इन लाक्सपुर दिखा, और B इज बटर कप। बटर कप इज एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिफरेंस इन द शेप ऑफ लीफ इन एयर एंड वाटर। पानी में है तो अलग तरह के पत्ते, और उसमें है तो अलग तरह के पत्ते, वाटर में है तो। एग्जाम्पल बटर कप। तो बटर कप इज एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल हेट्रोफिली,
नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंट्रिंसिक, ठीक है। नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट, दो तरह के फैक्टर्स, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर के, इंट्रिंसिक मतलब जो बॉडी के अंदर है, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर है, क्योंकि हम बात इसी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्लांट की बात। तो इंक्लूडिंग इंट्रासेलुलर मतलब जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ रेगुलेटर्स, वो कैसे अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाता है, एक्सट्रिंसिक में आ जाता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें इन दोनों दे रखे थे, लेकिन अब जो एनसीईआरटी है उसमें इंट्रिंसिक वाला पार्ट हटा दिया गया है। तो अब हम क्या देखेंगे, ओनली द एक्सट्रिंसिक पार्ट। और एक्सट्रिंसिक पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए क्या है प्लांट की बॉडी के अंदर, उन्हें कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। क्या कहा जाता है उन्हें, प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। तो लेट्स सी के करके हम प्लांट हार्मोन्स देखते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दूसरा नाम प्लांट हार्मोन्स, तीसरा नाम फाइटो हार्मोन्स। हैं क्या, पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर किसके, प्लांट के। इंट्रिंसिक का मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं, किसकी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर। तो प्लांट की बॉडी के अंदर रहने वाले ऐसे फैक्टर जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि क्या होते हैं, हार्मोन्स। स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं फंक्शन के बेसिस पे। दो पार्ट में है, ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि सेल साइज बढ़ाना, सेल डिवीजन, सेल को बड़ा करना, इनलार्जमेंट, ग्रोथ करना, पैटर्न फ्लावरिंग, फूल कैसा होंगे वो करना, फ्लावरिंग करवाना, फ्रूटिंग करवाना, सीड फॉर्मेशन करवाना। जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो रोकते हैं, लाइक डोरमेंसी, सीड को बढ़ने ही नहीं देंगे, सीड को जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे। एब्सेशन, पत्तों का गिरवा, पत्ते झड़ जाएंगे। रिस्पॉन्ड टू वूंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन, ठीक है। उसके अलावा अब इसमें कौन कौन से होते हैं जो रेगुलेट, जो ग्रोथ प्रमोटर्स है, उसके एग्जाम्पल है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, तीन। और जो दूसरे वाले हैं कौन, इनहिबिटर्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। टोटल कितने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, 5। कितने हैं, 5। कौन कौन, ऑक्सिन, ठीक है, कौन कौन, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ग्रोथ प्रमोटर्स, जीकेपी ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन फिट्स आइदर ऑफ ग्रुप बट इट इज़ लार्जली अ ग्रोथ इनहिबिटर। इथाइलिन दोनों में काउंट होता है, पर ज़्यादा क्या करता है, इनहिबिशन करता है। अब हम एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीन्स, जो हम देखेंगे ऑक्सीन्स। चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, ऑब्जर्व डैट कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास के क्या, झाड़ियाँ, रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाई ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। जिस तरफ लाइट थी उधर ही ग्रो कर जा रहे थे, जिधर की तरफ लाइट थी उधर की तरफ बेंड कर जा रहे थे। इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल। तो ये पता किया गया कि कोलियोप्टाइल की टिप पर कुछ ऐसा है जो उसको लाइट की तरफ बेंड करवा दे रहा है, पूरे कोलियोप्टाइल को, ठीक है। तो ये किसने ढूंढा, चार्ल्स डार्विन और उसका लड़का फ्रांसिस डार्विन। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया F.W. वेंट। हु वेंट, F.W. वेंट। कौन आया, हु वेंट, F.W. वेंट, जिसने ऑक्सिन आइसोलेट किया। कहाँ से, फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ओट के प्लांट से। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ठीक है। कहाँ से निकला सबसे पहली बार, ह्यूमन यूरिन से। अब क्वेश्चन आएगा कि F.W. वेंट ने कहाँ से निकाला, ओट से। पहली बार कहाँ से निकला, ह्यूमन यूरिन से। तो क्या F.W. वेंट ने पहली बार निकाला था, नहीं, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। बोथ आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। इसने प्लांट से निकला पहली बार इंसान की यूरिन में से था, समझ गए। नेक्स्ट बात कि ऑक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिसिस। कहाँ मिलता है ये, ग्रोइंग एपिसिस पे, एपेक्स पे। तभी तो ग्रोथ क्या है, प्रमोटर है, ग्रोथ करवाता है रूट का, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शंस। तो कहाँ बनते हैं ये, एपेक्स पे। उसके बाद कहाँ जाता है, जहाँ भी ग्रोथ करवानी होती है वहाँ चले जाते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑक्सिन, तीन तरह के ऑक्सिन होते हैं, नहीं, दो तरह के ऑक्सिन होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। तो नेचुरल ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन। अब नेचुरल ऑक्सिन में आता है IAA एंड IBA, आया बाया, मेरे हिसाब से आया बाया। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, आया बाया। दे आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, ये कौन से हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स।
सिंथेटिक ऑक्सीजन NaA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट। कौन कौन सा? ना और 2,4 डा। ठीक है, ना मतलब नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट। आओ इसके फंक्शंस देखते हैं कर क्या क्या सकता है ये। ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ प्रमोटर है तो ग्रोथ करवाएगा, तो इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड प्लांट प्रोपोगेशन। तो याद है कि क्या किया जाता है, स्टेम को काट देते हैं, फिर अपने आप क्या हो जाती है, स्टेम जहाँ कटती है वहीं से ग्रो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो प्लांट प्रोपोगेशन, प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है, एग्जाम्पल पाइन एप्पल। फ्रूटिंग बढ़ाता है, लीफ ड्रॉप को रोकता है, पत्तों का झड़ना को रोकता है। प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीव एंड फ्रूट। लेकिन जो पत्ते ओल्ड बूढ़े हो चुके हैं उन्हें कहता है तुम निकलो, खामका तुम्हें दूंगा मैं हार्मोन, उससे बड़े जो नया ग्रो हो रहा है उसको नहीं दूंगा, फायदा देगा ना वो। तो नए पत्तों का गिरना रोकता है, पुराने पत्तों को गिराता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अर्ली एज मतलब नए पत्तों को गिरना रोकता है, ठीक है। और ओल्डर लीव्स पुराने पत्तों का गिरना बढ़ाता है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पिन टोमेटो, बहुत इंपॉर्टेंट। हु इंड्यूस पार्थिनोकार्पिन टोमेटो? ऑक्सीन्स। हर्बिसाइड की तरह हम यूज़ करते हैं किसको? 2,4-D। 2,4-D क्या था? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट। 2 3 बार बोलो मेरे साथ, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट। डाइकोट के वीड्स, डाइकोट प्लांट्स में जो वीड्स लग जाते हैं उनको ख़त्म करने में काम आता है। कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जाइलम की डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। डू नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट, इट इज़ यूज्ड प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। वीड फ्री लॉन्स गार्डन्स बनाने में काम आता है, ठीक है। इन हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिसिस बर्ड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अब हायर प्लांट में क्या होता है, जो एपिसिस एपिक्स जो होता है, मान लो अब देखो मैं डायग्राम बना के डालता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये हम है एक प्लांट पे, इस पे ग्रोथ है इस तरह की, इस तरह की। तो आपने देखा है लेटरल बर्ड्स होते हैं, कई पत्ते वत्ते तोड़े हैं, तो आप छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स होते हैं। और प्लांट क्या मेन बड़ी है, दिस इज एपिकल, दिस इज लेटरल, ठीक है। तो लेटरल क्या कहता है, एक्सिलरी, ये आ जाएगी ब्रांचेस बनाएंगी, ठीक है। तो हायर प्लांट में क्या होता है कि ये जो लेटरल वाले होते हैं ये इनहिबिटेड रहते हैं, इसे कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। तो किसकी डोमिनेंस है यहाँ पे, एपेक्स की। तो क्या कहलाता है ये, एपिकल डोमिनेंस। तो अगर हम शूट की टिप को हटा दें, डीकैपिटेशन करते हैं, रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल। अगर मैं इसको उड़ा दूँ तो बचे कौन, ये दोनों। तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, इधर और इधर बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए कभी देखा अब जो हेज मेकिंग होती है, हेज मतलब क्या होता है, कभी आपने गार्डन होता है तो चारों तरफ जो है वो झाड़ होती है जो बराबर एक ही लेयर पे होती है, क्यों, क्योंकि उसको कैसे काटते हैं, उसको ऊपर से उड़ा देते हैं, तो उसकी ग्रोथ कैसी होती है, साइड वेज ग्रोथ होती है। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हेज मेकिंग। अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। कहाँ यूज़ होता है, टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में यूज़ होता है। एपिकल डोमिनेंस क्या है कि एपिकल ग्रोथ की प्रेजेंस में लेटरल बर्ड्स का क्या हो जाना, डोरमेंट हो जाना, इनहिबिट हो जाना, इज एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। अगला हम देखेंगे, अगला ग्रोथ प्रमोटर, अगला अगला ग्रोथ प्रमोटर इज गिबरेलिन, ठीक है। चलो पहले हमने देख लिया, दीज आर एसिडिक पीजीआर, मतलब कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। पीजीआर इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। साइंटिस्ट का नाम कुरोसावा, कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने treated the sterile filtrate of Gibberella fujicorae, a fungus cause Beckane disease और फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस। एक फंगस थी गिब्रेला फ्यूजिकोराई जो कौन सी बीमारी करती थी, बेकेन डिजीज़ और फुलिश सीडलिंग डिजीज़, किस में, राइस में, ठीक है। तो उसको क्या करा, निकाल दिया। एज अ रिजल्ट इट शो द सिम्टम ऑफ बेकेन डिजीज। लेटर द एक्टिव सब्सटेंस वर आइडेंटिफाइड एज गिब्रेलिक एसिड। तो जो सब्सटेंस निकाला वही क्या था, गिब्रेलिक एसिड था। 100 तरह के गिब्रेलिक एसिड टोटल प्रेजेंट है, इनकी नेमिंग GA, G2, GA1, GA2, GA3 कर रखी है। याद रखना जो सबसे पहला निकला होगा वो कौन होगा, GA1 नहीं, फर्स्ट आइसोलेटेड गिब्रेलिक एसिड इज GA3, GA3, GA1 अगर आंसर में आ जाए तो काट देना इसको, ऐसे 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 ऐसे,
पहला जिब्रेलिक जो निकला पाया गया वो कौन सा था, Ga3. फर्स्ट आइसोलेटेड जिब्रेलिक एसिड इज Ga3. फर्स्ट आइसोलेटेड जिब्रेलिक एसिड इज Ga3, नॉट द Ga1. आया समझ में? Ga3, और उसको टर्पीन्स भी कहा जाता है. वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडी, सारा स्टडी ही सीखी हुई है. फंक्शंस देखते हैं जिब्रेलिन्स की, बड़े सिंपल से फंक्शन है. दे कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, ऑब्वियसली बात है प्रमोटर है. सो दे आर यूज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ग्रेप्स की लेंथ यूज़ करने में काम आता है. उसके अलावा इलोंगेट एंड इम्प्रूव द शेप ऑफ फ्रूट सच एज एप्पल, बुढ़ापे को लेट कर देता है, डिले कर देता है, सेनेसेंस बुढ़ापा कम कर देता है. सो द फ्रूट कैन बी लेफ्ट फॉर एक्सटेंडेड मार्केट पीरियड. जब प्लांट जब फ्रूट का बुढ़ापा ही कम आएगा तो मार्केट में ज़्यादा दिन तक चमकेगा, फ्रेश लगेगा ना ज़्यादा दिनों तक. तो यही काम करता है, उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा देता है. गिबरेलिक एसिड मतलब Ga3 इज़ यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस एंड ब्रूअरी इंडस्ट्रीज. जिब्रेलिक एसिड में से ब्रूअरी का मतलब होता है दारू, पार्टी, मज़े, नशे. तो उसके लिए जो ड्रिंक्स बनती है ना, उसकी माल्टिंग प्रोसेस, उसकी जो प्रोसेस है उसको बनाने की, उसको फास्ट कर देता है. शुगर कैन स्टोर शुगर इन स्टेम. अरे क्या नई बात बताई है इसने. स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम. अब ये शुगर केन है, ठीक है, जिब्रेलिन छिड़क दिया. अब इसकी स्टेम इतनी बड़ी बड़ी होगी है, पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये होगी 5वीं. क्यों? क्योंकि हमने इस पर क्या छिड़क दिया, जिब्रेलिक एसिड छिड़क दिया. तो क्या हो गया, यील्ड बढ़ गई ना, 20 टन पर एकड़ से बढ़ जाती है, 20 टन. स्प्रेइंग जेवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड हासन्स द मैच्योरिटी पीरियड, लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन. अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है. फॉर बोल्टिंग, अब बोल्टिंग क्या होता है? बोल्टिंग होता है इंटरनोडल इलोंगेशन. दो इंटरनोड के बीच में जो इलोंगेशन होता है वो होता है इंटरनोडल इलोंगेशन. व्हाट, दिस इज इंटरनोड, दिस इज नोड एंड दिस इज नोड, द पीरियड इज इंटरनोड. इनके बीच में इलोंगेशन कर देता है, इंटरनोडल इलोंगेशन, विच इज यूज्ड इन कैबेज एंड प्लांट लाइक रोजेट हैबिट. कौन सी हैबिट? रोजेट हैबिट. कौन सी हैबिट? रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में हेल्प करता है. विच हैबिट? रोजेट हैबिट. कैबेज, बीट रूट प्रायर टू फ्लावरिंग 20 टन से बढ़ा देता है. शुगर केन्स को कॉनिफर्स में दिया जाता है ताकि अर्ली प्रोडक्शन हो. माल्टिंग प्रोसेस को फास्ट करता है. ब्रूअरीज में मार्केट पीरियड में एक्सटेंड कर देता है. क्या एक सेनेसेंस, डिले सेनेसेंस करता है. क्या करता है? इलोंगेट और इम्प्रूव द शेप ऑफ फ्रूट सच एज एप्पल. और क्या करता है? लेंथ इंक्रीज करता है एक्सिस की, लाइक ग्रेप्स. आया समझ में? सबसे पहले कौन सा ढूंढा गया? Ga3 ढूंढा गया. टोटल कितने हैं? 100 हैं. ठीक है, किसने ढूंढा? F कुरुसावा ने. क्या निकाला, कहाँ से निकाला था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई. क्या है? फंगस है. क्या करती है? बैकेंड डिजीज और फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस. उसमें से क्या निकाला गया था? स्टेराइल फिल्ट्रेट निकाला गया था, जिसने क्या किया था? सिम्टम शो किए थे. बाद में क्या पता चला कि एक्टिव सब्सटेंस क्या है? गिबरेलिक एसिड है. और वो क्या बना बाद में? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. उसमें भी कौन सा? प्रमोटर या इनहिबिटर? प्रमोटर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन के ऊपर एक और साइंटिस्ट, सबसे पहले कौन आया? वेंट आया. क्या निकाला? ऑक्सिन. कहाँ से? ओट सीडलिंग से. पर सबसे पहले निकला कहाँ से था? प्लांट सबसे पहले किसने निकाला? F वेंट ने. पर सबसे पहले निकला कहाँ से था? ह्यूमन यूरिन से. साइंटिस्ट का नाम था F Cook and co-worker. F Cook and co-workers observed that from the internodal segment of tomato stem के स्टेम के दोनों के बीच जो सेगमेंट था, द कैलस, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज कैलस? Callus is the mass of undifferentiated cell. Mass of undifferentiated cell is called callus. The proliferated only if the nutrient medium was supplemented with extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk or DNA. Shug और Miller later identify the and crystallizes the active substance, और उसे क्या बोला गया? काइनेटिन कहा गया. पहले उन्होंने क्या देखा कि टोबैको प्लांट की जो स्टेम है ना, वो प्रोलिफरेट करती है. कब? जब उसको न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है. कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाता है? वे सप्लीमेंटेड विद एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू और यीस्ट के कुछ एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क के एक्सट्रैक्ट निकाले गए. ठीक है, और जब वो दिए गए तो टोबैको बढ़ा, तंबाकू बढ़ा. ठीक है,
तो वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट, यीस्ट के एक्सट्रैक्ट, यीस्ट क्या फंगस है, और कोकोनट मिल्क का एक्सट्रैक्ट दिया गया। बाद में से क्या कहा गया, काइनेटिन्स कहा गया। नॉर्मली क्या कहा जाता है, साइटोकाइनिन कहा जाता है। डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, नॉर्मल N6 फॉस्फोराइल अमाइनोप्यूरिन, N6 फॉस्फोराइल अमाइनोप्यूरिन, एडेनिन डेरिवेटिव है ये, फ्रॉम ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। ये किसके डीएनए से निकला, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। याद करो ऑक्सिन कहाँ से निकला था, ह्यूमन यूरिन से निकला था। साइटोकाइनिन कहाँ से निकला है, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग स्पर्म इज एन ऑर्गेनिज्म, उसके डीएनए में से निकाला गया है। ठीक है। कैनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली, ये प्लांट में नेचुरली नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। इसको जो बनाया, क्योंकि ये नेचुरली प्लांट में नहीं होता है, तो इसके लिए क्या होता है, जियाटीन होता है। क्या होता है, जियाटीन। कैनल कोकोनट मिल्क में से निकाला जाता है ये। इट इज़ द नेचुरल सब्सटेंस ऑफ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी। देयर आर सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, मतलब रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में, जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होती है वहीं उगता है। क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन। साइटो सेल, काइनेसिस डिवीजन, सेल का टूटना, इसलिए क्या कहा गया, साइटोकाइनिन कहा गया। हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीफ, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, लेटरल शूट ग्रोथ, शूट फॉर्मेशन, हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, लेटरल ग्रोथ बढ़ाएंगे, तो मतलब लेटरल डोमिनेंस को इंक्रीज करता है, एपिकल डोमिनेंस से बचाता है। लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, क्या करता है, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, मतलब पतझड़ को रोकता है, अर्ली पतझड़ को रोकता है। बूढ़ा लीफ की एजिंग, बूढ़ा हुआ झड़ जाएगा तो उसको रोक देता है। इथाइलिन, अब याद करो, दो इनहिबिटर्स भी थे जो रोकते हैं ग्रोथ को। पहला इथाइलिन, काम तो दोनों करता है, लेकिन मेन ही ज़्यादा क्या करता है, इनहिबिशन करता है। तो इसलिए क्या कहाँ इंक्लूड किया गया है, इनहिबिटर्स में किया गया है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट का नाम था कॉजन्स। तो कॉजन्स कंफर्म दैट राइपेंड ऑरेंजेस रिलीज अ वोलेटाइल सब्सटेंस की गैसियस। एक और बात, इथाइलिन इज द ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिर्फ एक लौता ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कैसा है, गैसियस है। तो एक साइंटिस्ट ने ये बोला कि यार जो संतरे पक रहे हैं, कुछ तो ऐसा हवा में छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से बनाना केले पक जा रहे हैं। बाद में इसे क्या बोला गया, इथाइलिन बोला गया। सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट। पकता हुआ फल या फिर वो टिश्यू जो बुढ़ा रही है, मरने वाली है, वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ करती है। काम क्या है, वही काम, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। क्या करता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है। हुक फॉर्मेशन होगा तो क्या ग्रोथ होगी, नहीं होगी ना, एपिक्स सीधा था, इसने से घुमा दिया। तो ग्रोथ अपने आप खत्म, अब तो ग्रोथ नीचे की तरफ होगी ना, तो ग्रोथ कहाँ हुई है। प्रमोट सेनेसेंस, बुढ़ापा जल्दी करता है, और एब्सेसेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन, लीफ और फ्लावर को गिराता है। तो बाकी सब क्या कर रहे थे, बचा रहे थे, डिले कर रहे थे सेनेसेंस को। ये सेनेसेंस कहता है जल्दी बूढ़े हो, खत्म जल्दी। प्रमोट करता है राइप, जल्दी फ्रूट पकाता है, जितनी जल्दी पकाएगा उतनी जल्दी खराब होंगे। याद करो साइट गिबरेलिन क्या कर रहा था, ये शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा था, ये तो कह रहा है जल्दी पको मरो हटो। रेस्पिरेशन रेट को एनहांस कर देता है फ्रूट राइपनिंग में, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। तो enhances the respiration rate during fruit ripening, called respiratory climatic. So what is respiratory climatic? The respiration rate during the ripening of a fruit is got increased, called the respiratory climatic. Break seed and bud dormancy. Dormancy को break करता है, germination को initiate करता है, कैस peanut sprouting, potato tubers. Promote rapid internodal elongation in deep water rice plant. ठीक है। help leaves upper part of the shoot remain above the water. Promote root growth and root hair formation. root hairs की formation को increase करता है ताकि absorption surface बढ़े। ठीक है। उसके अलावा used to initiate flowering and synchronizing fruit set in pineapples. It also induces flowering in mango. It is widely used in agriculture में खूब इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं। नाउ आफ्टर दिस अब हमें क्या देखना है, हाँ अब इसके बारे में एक खासियत है
दैट द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथाफोन। तो सबसे मोस्ट वाइडली इथाइलिन कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या नाम है उसका, इथाफोन। इथाफोन इन एक्वा सॉल्यूशन इज रीडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। इथाफोन हार्सन्स फ्रूट रैपिंग, तो हार्सन मतलब बढ़ा देना, फ्रूट की राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल्स एंड एक्सिलरेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट। बुढ़ापे को एक्सिलरेट करता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। इट प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, देयर इंक्रीजिंग द यील्ड। ऑब्वियसली अगर फीमेल फ्लावरिंग बढ़ेंगी तो क्या बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगी, तो यील्ड को बढ़ाता है। उसके अलावा अगला और आखिरी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रेगुलेशन कैसा, नेगेटिव, इनहिबिशन करता है। तो ड्यूरिंग मिड 1960 क्या मिला, इट वॉज रिपोर्टेड 3 काइंड ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर बी, एप्सिसिन 2 और डॉर्मिन वर केमिकली आइडेंटिकल एंड नाउ नोन एज एब्सिसिक एसिड। 1960 में पता चला कि अबे ये 3 तरह के इनहिबिटर नहीं है, ये तीनों एक ही चीज़ है। कौन कौन, इनहिबिटर बी, एप्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन। तो इन्हें क्या बोला गया, एब्सिसिक एसिड, ए, किससे निकला, कैरोटीनॉइड से। क्या करता है, एब्सेशन, एब्सिसिक एसिड तो एब्सेशन करेगा, बुढ़ापा, और क्या करेगा, डॉर्मेंसी। फंक्शन, इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है। होने नहीं देगा सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा तो प्लांट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस स्ट्रेस, जब, ठीक है, स्टिमुलेट द क्लोजर स्टोमेटा, एपिडर्मिस स्टोमेटा के क्लोजर को करता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, एक अच्छा काम करता है, प्लांट की टॉलरेंस बढ़ाता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। इंसान का स्ट्रेस हार्मोन कमेंट सेक्शन में लिखो, इंसान का स्ट्रेस हार्मोन गाइज। एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये वीडियोस इस सीरीज़ की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इस चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, प्लीज़ इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करो। और आप कमेंट में डाल सकते हैं कि जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए, जो भी टॉपिक सही है, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ एज़ पर योर नीड। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। इट हेल्प्स टू विथस्टैंड डिहाइसेंस एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशन में सीड को बचाता है। अब इंट्रैक्शन देखते हैं कि क्या इन सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स में इंट्रैक्शंस हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक रोल, दोनों काम करते हैं, अपना अपना भी करते हैं और सिनर्जिज्म भी करते हैं, मतलब मिल बांट के भी काम करते हैं। सच रोल में भी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक, ये रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं और एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंटरैक्ट टू अफेक्ट डोरमेंसी इन सीड, बट एब्सेशन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, वर्नलाइजेशन, एपिकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, इन सारे कामों में क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इन मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्ट टू गिबरेलिक एसिड, दोनों एसिड है, गिबरेलिक बढ़ाएगा तो ये घटा देगा, वो अगर कुछ चीज़ को कम करेगा ये उस चीज़ को ज़्यादा कर देगा, तो ये उसका एंटागोनिस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो इंट्रिंसिक फैक्टर थे वो हमने देख लिए हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो हम इसको यहीं तक रखेंगे। हमने सारी चीज़ें इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इन नोट्स के थ्रू सारा कंसेप्ट जो है क्लियर कर दूँ, मेन लाइन, मेन वर्ड्स, मेन डायग्राम्स। इसके बाहर से नीट के एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चंस डाल दूंगा। 37 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 30-35 साल में, वो मैं डाल दूंगा वीडियो में। तो आप इसे कर लीजिए, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए और उन्हें कर लीजिए, मोर देन इनफ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट गाइज।